करीब 98 साल पहले मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी, नमक का दरोगा। कहानी एक ऐसे सरकारी कर्मचारी की है जो किसी भी हाल में बेईमानी करने को तैयार नहीं। लोग बोल सकते हैं कि आजकल अटपटा लगता है सुनना, बेईमानी न करने की बात भी और ये भी कि आखिर ये नमक का दरोगा क्या और क्यों और कैसे होता है। हालांकि कहानी के किरदार कहानी के काल से निकलते हैं और ये कहानी भी तब की परिस्थितियों के हिसाब से ही लिखी गई थी। सिर्फ कहानी नहीं, असलियत के किरदार भी परिस्थिति से ही निकलते हैं। 6 अप्रैल 1930 ये वो तारीख थी जब गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ दांडी का मार्च पूरा किया और मुट्ठी भर नमक हाथ में उठा लिया। अंग्रेज राज में नमक बनाना या उठा भर लेना भी गैर कानूनी था। गांधी इसी कानून का उल्लंघन कर रहे थे। नमक जैसी मालूमी चीज ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनी इस तरह। हालांकि यहाँ मामूली हम आज के संदर्भ में कह रहे हैं, गरीब का खाना नमक और रोटी, ये फिक्रा हमेशा से चलता आया। आज कहानी सुनाएंगे एक दीवार की जिसने नमक और रोटी के इस रिश्ते को तोड़ दिया, साथ ही भारत को 2 हिस्सों में बांटा भी, जिसके चलते भारत में लाखों लोग नमक की कमी होने से वाले रोगों से मारे गए। कितने मारे गए इसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन जब ये दीवार गिराई गई, इसे गिराने वाले अंग्रेज अधिकारी जॉन स्ट्रेचली ने कहा, यह ऐसा भयावह सिस्टम था जिसके लिए किसी भी देश में समानांतर मिसाल मिलना नामुमकिन है। क्या थी इस दीवार की कहानी? भारत में नमक पर टैक्स का क्या इतिहास है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत करते हैं 1759 से। प्लासी का युद्ध हुए 2 साल बीत चुके थे और इस बीच अंग्रेज अधिकारियों को कलकत्ता में एक जमीन का पता चल गया था जहां नमक बनता था। रॉबर्ट क्लाइव ने नमक के कारोबार पर कब्जा करते हुए उस पर टैक्स लगा दिया। इससे कंपनी को खूब आमदनी हुई। इसके कुछ साल बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में मिली जीत के साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मिलने वाले रेवेन्यू पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हुआ। रॉबर्ट क्लाइव, जो तब कंपनी का गवर्नर होता था, उससे नमक का स्वाद लग गया था, इसीलिए उसने उड़ीसा में पैदा हुए नमक पर मोनोपोली बना ली। हालांकि ये पैसा कंपनी को न मिलकर सीधे क्लाइव और उसके अधिकारियों की जेब में जा रहा था। उस लेवल का कॉर्पोरेट करप्शन। लंदन में जब ये बात पता चली तो कंपनी की तरफ से क्लाइव को फरमान भेज दिया गया। क्लाइव ने कहा कि साल के 12 लाख पकड़ो और हमें अपना काम करने दो। घूस दे दिया, बताइए ऊपर। कुछ साल कंपनी शांत रही, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि नमक सिर्फ नमक नहीं बल्कि सोना है, 1772 में उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा और नमक के कारोबार को कंपनी के कब्जे में ले लिया गया। हेस्टिंग्स ने नमक के कारोबार का पूरा सिस्टम बनाते हुए रेट फिक्स कर दी और नमक पर टैक्स की शुरुआत भी कर दी। शुरुआत में 1 मन नमक की कीमत 2 रुपए रखी गई। जल्द ही कंपनी को फायदा दिखने लगा और 1784-85 के बीच नमक से उन्हें करीब 62 लाख का मुनाफा हुआ। अब 62 लाख सुन रहे हैं 18वीं सदी के। अब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर लालच में आकर 1788 में नमक पर टैक्स बढ़ाकर 2.25 रुपए प्रति मन कर दिया गया। इस तरह नमक की कीमत 4 रुपए प्रति मन तक पहुंच गई, लागत और टैक्स मिला के, जिसके चलते आम लोगों के लिए नमक खाना दूभर हो गया। आप सोचिए कितनी बेसिक चीज को उन्होंने इस तरह से दूर किया हमारी थाली से। इसकी सबसे ज्यादा मार बंगाल में पड़ रही थी, सो इस मुश्किल से पार पाने के लिए नमक की स्मगलिंग शुरू हुई। पश्चिम में कच्छ के रण और आसपास के इलाकों पर रजवाड़ों का कंट्रोल था, इसलिए वहां अंग्रेज चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वहां नमक का प्रोडक्शन था। वहां से नमक स्मगल कर बंगाल लाया जाने लगा। स्मगलिंग रोकने के लिए कंपनी ने पूरे बंगाल में कुछ कस्टम पोस्ट और सुरक्षा चौकियां बना दी। 1823 में आगरा के कमिश्नर जॉर्ज सॉन्डर्स ने गंगा और यमुना के किनारे कुछ कस्टम चौकियां बनाई जो मिर्जापुर से इलाहाबाद तक बनी। ऐसी ही चौकियां इलाहाबाद से नेपाल तक भी बनी ताकि पश्चिम से पूर्व की तरफ होने वाली नमक की स्मगलिंग रोकी जा सके। हालांकि इन चौकियों का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक तो हर इलाके में अलग अलग कस्टम चौकियां बन गई थी और इन अलग अलग चौकियों का कोई एक सिस्टम नहीं था। दूसरा, इन चौकियों से बाकी चीजों की ट्रेड में रुकावट होती थी और सबसे बड़ा सरदर्द था वो खर्च जो इन चौकियों की देखरेख में आता था। ये तब भी भारत ही था, आज भी भारत ही है। चौकियों पे जिस तरह का व्यवहार अपेक्षित है वैसे ही तब भी होता था। तब तो हम नागरिक भी नहीं थे, सब्जेक्ट्स थे, तब पता नहीं क्या करते होंगे चौकियों पे। 1834 के आसपास से इन कस्टम चौकियों को चलाने के लिए हर साल करीब 8 लाख खर्च होने लगे। इन चौकियों की निगरानी में 7,000 लोग लग गए।
तैनात किए जाने वाले लोग अक्सर भारतीय होते थे और ये बात एक और मुसीबत का सबब थी। नमक का दरोगा प्रेमचंद वाली, उसमें एक पात्र है वंशीधर। वंशीधर जब नमक का दरोगा तैनात होता है तो उसके पिता उससे कहते हैं कि नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त होता है। ऊपरी आय लेकिन बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। यानी चौकियों में तैनात ऐसे दरोगा खूब घूसखोरी करते थे। इसी की तरफ हम संकेत कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और इसके चलते अंग्रेजों को खूब घाटा होता था। विडंबना ये थी कि कुछ लोगों की जहां मौज हो रही थी वहीं बंगाल के लाखों लोग नमक की कमी से होने वाली बीमारियों से मारे जा रहे थे। मरते लोगों की ब्रिटिशर्स को फिक्र नहीं थी, लेकिन रेवेन्यू में होने वाला वो लॉस स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए 1857 की क्रांति के बाद जब प्रशासन का जिम्मा ब्रिटिश सरकार के ही हाथ में आ गया, सीधे पहले कंपनी थी फिर सरकार आ गई, उन्होंने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए एक नया तरीका सोचा। 1869 में तय हुआ कि इस्लामाबाद से हिसार, आगरा, झांसी होते हुए बुरहानपुर और वहां से आगे उड़ीसा तक एक दीवार बनाई जाएगी। पहले सोचा गया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तर्ज पर एक दीवार बने, लेकिन चूंकि उसका खर्च बहुत ज्यादा होता, आप सोचिए सब कॉन्टिनेंट का साइज है, इसलिए जल्दी विचार त्यागा गया। 1867 में एओ ह्यूम कस्टम कमिश्नर नियुक्त होते हैं। ये वही ह्यूम है जिन्होंने बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। ह्यूम ने एस्टिमेट लगाया कि 1 मील दीवार बनाने के लिए 1.5 किलोमीटर से थोड़े ज्यादा 1600 मीटर 250 टन मटेरियल लगेगा, जिसमें करीब 6 किलोमीटर औसतन ढुलाई भी लगेगी, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है रॉ मटेरियल का। इसलिए उन्होंने एक नया तरीका सोचा। ह्यूम खुद एक बॉटनिस्ट थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि क्यों नहीं झाड़ियों से एक दीवार बना लें। ह्यूम ने मिट्टी और बारिश का अनुमान लगाकर कई प्रकार के पेड़ पौधों पर शोध किया और अंत में करौंदा के बीजों को झाड़ियां लगाने के लिए चुना। करौंदा आसानी से पैदा होता है, इसकी झाड़ी घनी होती है और इसमें पैदा होने वाले फल को सब्जी के अचार के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ह्यूम ने करौंदा, बबूल और कुछ और प्रजातियों को कस्टम लाइन में बोना शुरू किया। मतलब जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बननी थी वो ग्रेट वॉल ऑफ झाड़ या झाड़ियां बनने लगी। इन झाड़ियों को पानी देने के लिए कस्टम लाइन के साथ साथ एक रोड भी बनी और कुएं खुदवाए गए। 1870 में ह्यूम का कार्यकाल खत्म हुआ और तब तक लगभग 1200 किलोमीटर लंबी झाड़ियों की दीवार बनकर तैयार हो गई। इस दीवार की ऊंचाई 12 फीट तक की थी और चौड़ाई 14 फीट की। ह्यूम के अपने शब्दों में इंसान और जानवर कोई भी इस दीवार को पार नहीं कर सकता था। जल्दी इस दीवार का फायदा भी दिखना शुरू हुआ। रिकॉर्ड्स के अनुसार 1877 से 78 के बीच 7000 स्मगलर्स को पकड़ा गया और बहुतों से जुर्माना वसूल लिया गया। लेकिन फिर धीरे धीरे झाड़ियों की ये दीवार नष्ट हो गई। क्यों हुई ये जानने से पहले बताते हैं कि इस दीवार का पता कैसे चला। साल 1995 की बात है। लंदन की लाइब्रेरी में काम करने वाले रॉय मैक्सहैम एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। किताब का नाम था रैम्बल्स एंड रिकलेक्शंस ऑफ एन इंडियन ऑफिशियल। किताब के लेखक विलियम हेनरी स्लीमैन थे। ये वही स्लीमैन है जिन्होंने भारत से ठगी का खात्मा किया। इसी किताब को पढ़ते हुए मॉक्सहैम को झाड़ियों की दीवार का जिक्र मिला। मॉक्सहैम ने ब्रिटिश लाइब्रेरी में पुराने भारतीय दस्तावेजों को खंगाला और दीवार के अवशेषों को खोजने के लिए 3 बार भारत की यात्रा पर भी आए। 1998 में उन्होंने इटावा में इस दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खोज लिया, जिसके बाद उन्होंने इस विषय पर एक पूरी किताब लिखी। 2007 में इस किताब का मराठी में और 2015 में तमिल भाषा में भी अनुवाद हुआ। मॉक्सहैम किताब में बताते हैं अपनी कि इस दीवार के चलते नमक मिलना दूभर हुआ। दीवार के आसपास के इलाकों में नमक की खपत 7.3 किलो से गिरकर 3.6 किलो तक पहुंच गया, आधी हो गया। ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड्स के हवाले से मॉक्सहैम लिखते हैं कि तब नमक की खपत सरकार द्वारा अनुमोदित दर से कम पहुंच गई थी, जिसके चलते भारतीय सैनिकों को और जेल के कैदियों को भी पर्याप्त नमक नहीं मिल पाता था। मॉक्सहैम कुछ और दिलचस्प चीजें भी बताते हैं। मसलन कस्टम लाइन पर बनी चौकियों पर काम करने वालों में 40% मुसलमान थे। ये लोग अपने घरों से दूर रहते थे और नमक की आवाजाही पर रोक के कारण स्थानीय जनता के गुस्से का शिकार होते थे। इसके चलते स्थानीय लोगों को लगभग 1 किलो नमक ले जाने पर छूट मिलती थी। अब जानिए ये दीवार नष्ट कैसे हुई। हुआ यूं कि 1875 आते आते इस दीवार ने ब्रिटिश प्रशासन के लिए एक नई मुसीबत खड़ी की। तब नमक के साथ साथ चीनी का भी ट्रेड होता था। अक्सर चीनी को नमक से कंफ्यूज कर गाड़ियां रोक दी जाती थी। दूर से सफेद सफेद दिखता है, जिसके चलते बहुमूल्य समय नष्ट होता था। इसके साथ एक दिक्कत ये भी थी कि चौकियों पर निगरानी करने वाले लोग नमक रोकते और घूस लेकर जाने देते। करप्शन। प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा भी इसी सिनेरियो पर आधारित है।
इसके चलते जल्द ही कस्टम लाइन को खत्म करने की मांग उठ गई। 1872 में वायसरॉय लॉर्ड मायो ने उन रियासतों के साथ समझौता करना शुरू किया जहां से नमक स्मगल कर लाया जाता था। मायो के बाद वायसरॉय बने लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने इस काम में तेजी लाते हुए 1879 तक लगभग सभी रियासतों से संधि करते हुए नमक के प्रोडक्शन पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार जमा लिया। जिस मोनोपोली की बात चल रही थी वो अचीव कर ली। इसके बाद उन्होंने पूरे देश में नमक का टैक्स एक समान करते हुए 2.5 रुपए प्रति मन कर दिया। अगले वायसरॉय लॉर्ड रिपन के वक्त में ये गिरकर 2 रुपए प्रति मन हो गया। अब क्योंकि सभी जगह टैक्स समान था इसलिए स्मगलिंग का कारोबार धीरे धीरे बंद हुआ और साथ ही झाड़ियों वाली कस्टम दीवार की उपयोगिता भी खत्म हुई। 1882 में ब्रिटिश सरकार ने सॉल्ट एक्ट पास कर दिया, जिसके बाद भारतीयों के लिए नमक उठाना या बनाना गैर कानूनी घोषित कर दिया। इस समय पर ब्रिटेन में जहां प्रति टन नमक के लिए 30 सेंट देने पड़ते थे, वहीं भारत में 1 टन नमक की कीमत 20 पाउंड होती थी। सोचिए, रईस जो लोग खुद को समझते थे कल्चर्ड, वो कितने में नमक खा रहे थे और हम भूखे नंगे गरीब सब्जेक्ट्स, उनके लिए 20 पाउंड और कब के पाउंड की बात हो रही। एक गरीब आदमी को नमक खाना हो तो उसे अपने 2 महीने की पगार लगानी पड़ती थी। नमक पर लगने वाले इस टैक्स का आज़ादी के आंदोलन पर भी असर पड़ा। 1923 में सरकार ने एक बिल पेश कर नमक पर लगने वाले टैक्स को 2 गुना करना चाहा, लेकिन असेंबली में यह बिल पास नहीं हुआ। जल्द ही नमक पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ दांडी मार्च निकाल दिया। हालांकि अंग्रेज टस से मस हुए नहीं और 1947 तक नमक पर टैक्स जारी रहा। आज़ादी के बाद इस कानून को निरस्त किया गया। 1953 में सरकार ने नमक पर सेस लगाना शुरू किया, जिसकी दर तब 14 नए पैसे प्रति 40 किलो होती थी। इसी के साथ आज का ये शानदार एपिसोड समाप्त होता है। तारीख का जिसे लिखा है कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।